नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 दिसंबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ अच्छे से देखा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। यह है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाली खबर से शुरू करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम एमजीएनआरईजीए में एक बहुत बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। हाँ, और ये सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसमें कई लेयर्स हैं। सबसे पहले तो इसका नाम बदला जा रहा है, इसमें काम के दिन बढ़ाए जा रहे हैं और न्यूनतम मजदूरी भी, मतलब ये एक पूरा पैकेज है। बिल्कुल, इसका नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी नाम में नहीं है बल्कि इसके अंदर के बदलावों में है। राइट। काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और नेशनल मिनिमम वेज को 240 रुपए प्रतिदिन पर सेट करना, ये ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकता है। आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है जी। वो कैसे, मतलब नाम बदलने से जमीन पर क्या फर्क पड़ेगा? महात्मा गांधी भी तो राष्ट्रपिता से ही जुड़ा नाम था और पूज्य बापू भी। इसमें राजनीतिक एंगल क्या है? देखिए, सिंबलिज्म बहुत मायने रखता है। एमजीएनआरईजीए जो 2009 में यूपीए सरकार के दौरान लाया गया था, वो उनकी एक फ्लैगशिप स्कीम की लेगेसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करना इसे एक नई पहचान देने की कोशिश है जो मौजूदा सरकार की विचारधारा और नैरेटिव से ज्यादा जुड़ती है। अच्छा। आलोचक कह सकते हैं कि ये पिछली सरकारों की विरासत को मिटाने की कोशिश है, जबकि समर्थक कहेंगे कि ये बापू को एक ज्यादा सम्मानजनक और अपनापन भरा ट्रिब्यूट है। यूपीएससी के नजरिए से हमें दोनों पक्ष समझने होंगे। राइट। तो ये तो हुई नाम की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर, पैसे और काम पर। 100 से 125 दिन, ये 25 दिन का इजाफा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए काफी है? और ये जो 240 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज है, क्या ये आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इस स्कीम के डीएनए को समझना होगा। ये एनआरईजीए यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तौर पर 2005 में आया था। हाँ। और इसका मकसद क्रांतिकारी था। ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन के अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की कानूनी गारंटी देना। ये कोई खैरात नहीं थी, ये राइट टू वर्क था। एक मिनट, आपने कहा कानूनी गारंटी और राइट टू वर्क, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो क्या नागरिक कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल, यही इस कानून की आत्मा है। ये संविधान के आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क की बात करता है और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइवलीहुड की बात करता है, उनको जमीन पर उतारता है। अच्छा। अगर कोई योग्य नागरिक काम मांगता है और पंचायत उसे 15 दिनों के अंदर काम मुहैया नहीं करा पाती, तो सरकार को उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। ओह, तो ये एक राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क है ना, न कि कोई सामान्य सरकारी योजना। एग्जैक्टली। और यही इसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल सेफ्टी नेट्स में से एक बनाता है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। तो फिर इसमें अब तक क्या क्या चुनौतियां आ रही थी जिनकी वजह से ये नए बदलाव लाने पड़े? चुनौतियां कई स्तरों पर थीं। सबसे बड़ी समस्या थी पेमेंट में देरी। मजदूर काम तो कर लेता था, लेकिन उसे अपनी मजदूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। हाँ, ये तो बहुत सुना है। दूसरी बड़ी समस्या थी वेज रेट्स का कम होना। कई राज्यों में एमजीनरेगा की मजदूरी उस राज्य की मिनिमम एग्रीकल्चरल वेज से भी कम थी। ओह। और तीसरी, जो एसेट्स बनाए जाते थे जैसे तालाब, सड़कें, उनकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर हमेशा सवाल उठते थे। ये नए बदलाव इन्हीं में से कुछ समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इन बदलावों को डाइसेक्ट करते हैं। पहले 12.5 दिन वाला पॉइंट। 25 अतिरिक्त दिनों का मतलब है एक ग्रामीण परिवार के लिए लगभग 1 महीने की अतिरिक्त आय। इसका सीधा असर कहाँ दिखेगा? इसका सबसे बड़ा असर लीन एग्रीकल्चरल सीजन में दिखेगा।
ये वो समय होता है जब फसल कट चुकी होती है और अगली बुआई से पहले किसानों और मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता। हाँ, जब उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता। बिल्कुल, ये 25 अतिरिक्त दिन उस खाली समय में एक आय का स्रोत बनेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रेस माइग्रेशन यानी काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लग सकती है। और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? ये रूरल कंजम्पशन को भी बूस्ट देगा। देखिए, जब गरीब के हाथ में पैसा आता है तो वो उसे बचाता नहीं, खर्च करता है। इससे एफएमसीजी जैसी कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा? 14.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च। क्या हमारी इकोनॉमी ये बोझ उठा सकती है, खासकर जब हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं? ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है और यही मेंस के लिए आपका कोर एनालिसिस पॉइंट है। एक तरफ ये ग्रामीण मांग को बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। राइट। दूसरी तरफ ये सरकार के फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे पर दबाव डालेगा। सरकार को ये पैसा कहीं और से जुटाना होगा या फिर किसी और जरूरी खर्च में कटौती करनी होगी। और महंगाई का खतरा? हाँ, एक और चिंता है महंगाई की। जब ग्रामीण मजदूरी बढ़ेगी तो खेती में लगने वाले मजदूरों की लागत भी बढ़ेगी। इससे फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा पैदा हो सकता है। तो सरकार को ग्रोथ, फिस्कल डिसिप्लिन और इन्फ्लेशन के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना होगा। और इस स्कीम को लागू करने में भी तो चुनौतियां होंगी। मतलब अतिरिक्त 25 दिनों के लिए काम कहाँ से आएगा? क्या हमारे पास इतने शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। ग्राम पंचायतों को अब ज्यादा काम प्लान करने होंगे। अगर प्लानिंग ठीक से नहीं हुई और मजदूरों के मांगने पर काम नहीं मिला तो ये गारंटी सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। सोशल ऑडिट, ये क्या होता है? क्या ये सीएजी की ऑडिट जैसा है? ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सोशल ऑडिट का मतलब है जनता द्वारा ऑडिट। एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये अनिवार्य है। अच्छा, जनता खुद ऑडिट करती है? हाँ, इसमें ग्राम सभा के लोग बैठकर सरकारी रिकॉर्ड्स और मस्टर रोल्स की जांच करते हैं। वो देखते हैं कि जिस तालाब या सड़क के लिए पैसा निकला वो जमीन पर बना भी है या नहीं। जिस व्यक्ति का नाम मस्टर रोल में है, क्या उसने सच में काम किया था? ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन जमीनी टूल है। तो इन नए बदलावों की सफलता सोशल ऑडिट्स पर भी निर्भर करेगी। बिल्कुल, इस बात पर कि सोशल ऑडिट्स को कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है। एक और चीज जो हमेशा चर्चा में रहती है वो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस। क्या उससे जुड़ी समस्याएं हल हो गई हैं? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बाधा है। एबीपीएस का मकसद था भ्रष्टाचार रोकना और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना। लेकिन जमीन पर इससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसे कि कई मजदूरों के आधार उनके बैंक अकाउंट से सही से लिंक नहीं है या मैपिंग गलत हो गई है, जिससे पेमेंट फेल हो जाता है। इसे एक्सक्लूजन एरर कहते हैं। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में तो केंद्र और राज्य के बीच फंड रिलीज को लेकर इसी बात पर टकराव चल रहा है। तो जब तक इन टेक्निकल ग्लिचेस को दूर नहीं किया जाता, तब तक समय पर पेमेंट एक सपना ही रहेगा, चाहे दिन 100 हो या 125। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक को यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो की टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है और मेंस के लिए क्या एनालाइज करना है? प्रीलिम्स के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स है। पहला, नया नाम पूज्या बापू ग्रामीण रोजगार योजना PBGRY। ठीक है। दूसरा, काम के दिन 100 से बढ़कर 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष। तीसरा, मिनिमम वेज 240 रुपए प्रति दिन का सेंट्रल फ्लोर वेज। ओके। और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और सबसे जरूरी, कोर प्रिंसिपल। ये एक राइट्स बेस्ड डिमांड ड्रिवन स्कीम है जिसमें 15 दिन में काम की गारंटी है, वरना बेरोजगारी भत्ता। और मेंस के लिए? मेंस के लिए आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा। आपको इसके सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने होंगे, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डिमांड, और साथ ही इसके चैलेंजेस को भी हाईलाइट करना होगा। चैलेंजेस जैसे फिस्कल बर्डन, इन्फ्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। हाँ, बिल्कुल, जैसे ABBSI और लैक ऑफ क्वालिटी एसेट्स। और कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी स्कीम की आत्मा को मजबूत करना है, जिसके लिए टाइमली पेमेंट्स, ट्रांसपेरेंट सोशल ऑडिट्स और ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन पर फोकस करना होगा। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था। चलिए अब पॉलिसी में हुए एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं।
जो देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। हाँ, कैबिनेट ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये कुछ वन नेशन वन रेगुलेटर जैसा लग रहा है। ये भारत के हायर एजुकेशन लैंडस्केप में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। इस बिल के तहत यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन सभी बड़ी बॉडीज को खत्म करके एक सिंगल ओवरआर्चिंग रेगुलेटर बनाया जाएगा। एक ही रेगुलेटर? हाँ, नाम है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। ये तो बहुत बड़ा कदम है। दशकों से चली आ रही संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? मकसद है गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करना। अभी क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी को यूजीसी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, अगर वो टेक्निकल कोर्स चला रही है तो एआईसीटी से भी, और अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है तो एनसीटी से भी। ओहो, तो बहुत सारा पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी। हाँ, इससे बहुत ज्यादा रेड टेप, कंफ्यूजन और करप्शन होता था। इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स की समस्या को दूर करने के लिए यशपाल कमेटी जो 2009 में बनी थी, उससे लेकर नेशनल नॉलेज कमीशन तक सबने एक सिंगल रेगुलेटर की सिफारिश की थी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये बिल एनईपी 2020 के उसी विजन को साकार कर रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है ना? मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इस नए रेगुलेटर के दायरे से बाहर रखा गया है। बिल्कुल, और यही इस बिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूआंस है। मेडिकल एजुकेशन पहले की तरह नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के तहत और लीगल एजुकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के तहत ही रहेगी। तो ये वन रेगुलेटर पूरी तरह से वन नहीं है। हाँ, ये फ्रैगमेंटेशन को पूरी तरह खत्म नहीं करता, जो कि एक पोटेंशियल क्रिटिसिज्म पॉइंट है। ये नई बॉडी काम कैसे करेगी? क्या ये एक सुपर यूजीसी बन जाएगी? बिल का प्रपोजल है कि ये सुपर यूजीसी ना बने, बल्कि लाइट बट टाइट रेगुलेशन के सिद्धांत पर काम करे। लाइट बट टाइट? हाँ, इसका मतलब है इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम से डिस्क्लोजर बेस्ड सिस्टम की ओर बढ़ना, यानी बार-बार कॉलेजों में जाकर इंस्पेक्शन करने के बजाय संस्थानों को अपनी सारी जानकारी, फैकल्टी, रिजल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस पब्लिकली डिस्क्लोज करनी होगी। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी पर जोर है। हाँ, क्वालिटी का फैसला फिर छात्र पर समाज करेंगे। इस नई बॉडी के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे जो पावर को बैलेंस करेंगे। ये 4 वर्टिकल्स कौन-कौन से हैं और इनका काम क्या होगा? पहला है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम होगा रेगुलेशन, यानी ये तय करेगा कि कौन सा कॉलेज खुलेगा, कौन सा बंद होगा और क्या नियम कानून होंगे। ये लाइसेंसिंग बॉडी होगी। ठीक है। दूसरा है NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम होगा एक्रेडिटेशन, यानी संस्थानों को क्वालिटी के आधार पर ग्रेड देना। ये काम अभी NAC करती है, लेकिन अब ये NAC के तहत आएगा और ज्यादा स्वायत्त होगा। और तीसरा? तीसरा है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। इसका काम होगा फंडिंग, यानी सरकारी संस्थानों को ग्रांट्स और फंड्स बांटना। और चौथा? और चौथा GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये सबसे दिलचस्प है। इसका काम होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स तय करना, यानी एक हिस्ट्री ग्रेजुएट को कम से कम क्या आना चाहिए या एक फिजिक्स ग्रेजुएट के कोर स्किल्स क्या होने चाहिए, ये GEC तय करेगा। ये सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, रेगुलेशन अलग, फंडिंग अलग, एक्रेडिटेशन अलग, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अभी UGC ही रेगुलेटर भी है और फंड्स देने वाली बॉडी भी। हाँ। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस नए स्ट्रक्चर में रेगुलेशन मतलब NHERC को फंडिंग HEGC से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। इससे रेगुलेशन निष्पक्ष होगा और फंडिंग मेरिट बेस्ड। इंस्पेक्टर राज खत्म होने से संस्थानों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। तो फिर इसकी आलोचना क्यों हो रही है? डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर है सेंट्रलाइजेशन का। शिक्षा संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राइट। आलोचकों का कहना है कि एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर बनाने से राज्यों की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी और शिक्षा का फेडरल कैरेक्टर कमजोर होगा। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का खतरा है, जो देश की डाइवर्सिटी के लिए ठीक नहीं। और क्या एक अकेली बॉडी पूरे देश के 50,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर पाएगी? ये प्रैक्टिकल लगता है? ये दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कैपेसिटी की,
ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती है। अगर इस बॉडी के पास पर्याप्त स्टाफ, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं हुई तो ये यूजीसी और एआईसीटी से भी ज्यादा इनएफिशिएंट साबित हो सकती है। ट्रांजिशन फेज में केओस भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जब पुरानी बॉडीज खत्म हो रही होंगी और नई बॉडी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई होगी। तो लॉन्ग टर्म में इसका भविष्य क्या दिखता है? अगर इसे ठीक से लागू किया गया तो क्या फायदे हो सकते हैं? अगर इसे सही भावना से लागू किया गया तो ये भारतीय उच्च शिक्षा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब साइंस, आर्ट्स, टेक्निकल एजुकेशन के बीच की दीवारें टूटेंगी। और एनईपी के दूसरे सुधार? इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में राज्यों और एकेडमिक्स को कितनी भागीदारी दी जाती है ताकि सेंट्रलाइजेशन का डर कम हो सके। समझ गया। तो ये भी MGNREGA की तरह ही एक ऐसा सुधार है जिसका इरादा तो अच्छा है, लेकिन सफलता पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन पर टिकी है। चलिए, अब पॉलिटी से एक और बेहद अहम और विवादास्पद खबर पर आते हैं, जहां लोकतंत्र के दो स्तंभ, न्यायपालिका और विधायिका, आमने सामने आ गए हैं। हाँ, ये मामला मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन से जुड़ा है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन यानी महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को सौंपा है। और इसके जवाब में 56 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र लिखकर इस कदम की निंदा की है और इसे न्यायपालिका को डराने का एक बेशर्म प्रयास बताया है। ये तो बहुत गंभीर मामला है। एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, ये होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये इतना आसान है कि कुछ सांसद मिलकर किसी भी जज को हटा दें? नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को बहुत मुश्किल बनाया है ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। अच्छा। ये प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 217 जो हाईकोर्ट जजेस से जुड़ा है और आर्टिकल 124(4) जो सुप्रीम कोर्ट जजेस से जुड़ा है में दी गई है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इस प्रक्रिया को और विस्तार से बताता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए मुझे एक जज के खिलाफ मोशन लाना है, तो मुझे क्या करना होगा? आपको एक मोशन ड्राफ्ट करना होगा और उस पर लोकसभा के कम से कम 100 MPs या राज्यसभा के कम से कम 50 MPs के हस्ताक्षर लेने होंगे। ये पहली शर्त है। ठीक है, 100 लोकसभा में या 50 राज्यसभा में। हाँ। स्टेप 2। हाँ, इस मोशन को आप लोकसभा में स्पीकर को या राज्यसभा में चेयरमैन को सौंपेंगे। ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन के पास ये अधिकार है कि वो इस मोशन को एडमिट करें या रिजेक्ट कर दें। ये उनका डिस्क्रिशन है। अच्छा, वो मना भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्टेप 3। हाँ। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन एक 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, एक सर्विंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। ठीक है। ये कमेटी आरोपों की जांच करेगी। अगर कमेटी जज को दोषी पाती है और कहती है कि उन पर प्रूवन मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार या इनकैपेसिटी यानी अक्षमता का मामला बनता है, तो ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और उसके बाद? इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों को उस मोशन पर बहस करनी होगी और उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी ये नॉर्मल मेजॉरिटी से कैसे अलग है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एंड सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये बहुत ही मुश्किल शर्त है। हाँ, ये तो काफी मुश्किल है। और स्टेप 6, अगर दोनों सदन इसे पास कर देते हैं तब जाकर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस जज को हटाने का ऑर्डर जारी करते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। तो भारत के इतिहास में क्या कभी किसी जज को इस प्रक्रिया से हटाया गया है? आज तक किसी भी जज को सफलतापूर्वक इम्पीच नहीं किया गया है। जस्टिस V रामास्वामी और जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ कार्यवाही चली थी, लेकिन वो पूरी होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर मोशन संसद में पास नहीं हो पाया। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी मजबूत है। तो इस करंट केस में जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप क्या है और पूर्व जजों का क्या तर्क है? बिहेवियर के दायरे में आता है। और पूर्व जजों का क्या कहना है? दूसरी तरफ जो 56 पूर्व जज हैं, उनका तर्क जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कोर प्रिंसिपल से जुड़ा है। उनका कहना है कि अगर जज के किसी फैसले से आप असहमत हैं, तो आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन किसी फैसले से असहमति के आधार पर जज पर महाभियोग लाना गलत है।
अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी जज सरकार या किसी पावरफुल ग्रुप के खिलाफ फैसला देने से डरेगा। ये न्यायपालिका पर एक चिलिंग इफेक्ट डालेगा। चिलिंग इफेक्ट। हाँ, और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर करेगा। तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की एक क्लासिक डिबेट है। एक तरफ न्यायपालिका की आजादी है तो दूसरी तरफ जजों की जवाबदेही। इसमें सही संतुलन क्या होना चाहिए? यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। कोई भी ये नहीं कहता कि जजों को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या हो? क्या हर विवादास्पद फैसले के लिए राजनीतिक प्रक्रिया मतलब महाभियोग का इस्तेमाल सही है, या फिर न्यायपालिका के अंदर ही कोई इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी जैसी बॉडी की जरूरत है जो जजों के खिलाफ शिकायतों को ट्रांसपेरेंट तरीके से और राजनीति से दूर रहकर निपटा सके, ताकि महाभियोग जैसे एक्सट्रीम स्टेप की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। बहुत ही जरूरी बहस है ये। चलिए अब संसद द्वारा पास किए गए एक और महत्वपूर्ण कानून की बात करते हैं जिसका असर हमारी सेहत और देश की सुरक्षा दोनों पर पड़ेगा। द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। हाँ, ये बिल जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की जगह ले रहा है जो खत्म होने वाला था। इसके तहत पान मसाला और तंबाकू जैसे डीमेरिट गुड्स के निर्माण पर एक कैपेसिटी बेस्ड सेस लगाया जाएगा। सेस ये टैक्स और सरचार्ज से कैसे अलग है? और डिमेरिट गुड्स और कैपेसिटी बेस्ड का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। टैक्स से जो पैसा आता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। ठीक है। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगाया जाता है और इसका पैसा केंद्र अपने पास रखता है। सेस भी केंद्र लगाता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस। इसका पैसा भी राज्यों से बांटना अनिवार्य नहीं होता। अच्छा, और डिमेरिट गुड्स? डिमेरिट गुड्स या सिन टैक्स ये वो उत्पाद होते हैं जिनका उपभोग समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे तंबाकू, शराब। इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार इनके कंजम्पशन को डिस्करेज करने की कोशिश करती है। और कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन? ये एड वैलोरम टैक्सेशन जो कीमत पर लगता है उससे अलग है। पान मसाला जैसी इंडस्ट्री में टैक्स चोरी बहुत होती है। कैपेसिटी बेस्ड टैक्स में टैक्स इस बात पर लगता है कि आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, न कि इस बात पर कि आपने असल में कितना प्रोडक्शन किया। इससे टैक्स चोरी रुकती है। समझ गया। तो इस नए सेस से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा और इस पर विवाद क्यों हो रहा है? बिल के नाम में ही इसका मकसद छिपा है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। इस पैसे को एक नॉन लैप्सेबल फंड में रखा जाएगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि अगर पैसा एक साल में खर्च नहीं हुआ तो वो खत्म नहीं होगा, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल? इस फंड का इस्तेमाल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और नेशनल सिक्योरिटी यानी रक्षा आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। तो विवाद क्यों है? विवाद का मुख्य कारण है फिस्कल फेडरलिज्म। चूंकि सेस का पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता, इसलिए राज्यों को इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। विपक्ष का आरोप है कि ये एंटी फेडरल है और केंद्र राज्यों के हिस्से का पैसा छीनने के लिए टैक्स की जगह सेस का रास्ता अपना रहा है। तो सरकार का इस पे क्या जवाब है? सरकार का तर्क है कि हेल्थ राज्य का विषय है, इसलिए इस फंड का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को ही हेल्थ स्कीम्स के लिए ग्रांट के रूप में दिया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी तो केंद्र की जिम्मेदारी है ही। लेकिन वो ग्रांट डिस्क्रेशनरी होगी, हक नहीं होगा। एग्जैक्टली। आलोचकों का कहना है कि ये ग्रांट डिस्क्रेशनरी होगी, यानी केंद्र की मर्जी पर निर्भर करेगी, जबकि टैक्स डिवोल्यूशन राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट यानी संवैधानिक हक है। समझ गया। तो शॉर्ट टर्म में पान मसाला और तंबाकू महंगे होंगे और लॉन्ग टर्म में देश की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड फंड तैयार होगा, लेकिन फेडरल रिलेशंस में थोड़ा तनाव भी बढ़ेगा। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं और एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जिस पर शायद ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जिसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स यानी हमारी GDP GVA के डेटा को C ग्रेड पर बरकरार रखा है। और ये बहुत ही चिंता की बात है। C ग्रेड IMF के डेटा एडिक्वेसी स्केल पर दूसरा सबसे निचला ग्रेड है। सोचिए, एक तरफ हम 8.2% की GDP ग्रोथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था हमारे डेटा में नोटिसेबल शॉर्टकमिंग्स बता रही है। हाँ,
ये हमारी डेटा क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये सीक्रेट क्यों मिला? हमारे डेटा कलेक्शन में गड़बड़ कहाँ है? समस्या बहुत गहरी और टेक्निकल है, जिससे द प्रॉक्सी प्रॉब्लम कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लगभग 30%। हाँ, छोटे दुकानदार, मजदूर, कारीगर। बिल्कुल। अब इनकी ग्रोथ को मापना बहुत मुश्किल है, तो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO क्या करता है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बड़ी कंपनियों की ग्रोथ को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान लगा लेता है। प्रॉक्सी के तौर पर मतलब ये मान लिया जाता है कि अगर बड़ी कंपनियां 10% से बढ़ रही हैं तो छोटी दुकानें भी लगभग उतनी ही तेजी से बढ़ रही होंगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर सारी गड़बड़ है। सामान्य दिनों में शायद ये अजम्पशन काम कर जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े शॉक्स आए हैं। डीमोनेटाइजेशन, GST और फिर कोविड-19 पैंडेमिक। राइट। इन शॉक्स का असर इनफॉर्मल सेक्टर पर बहुत ज्यादा और नेगेटिव पड़ा, जबकि फॉर्मल सेक्टर ने कई मामलों में इनफॉर्मल सेक्टर की कीमत पर ग्रोथ की। एक उदाहरण से समझाएंगी? बिल्कुल। मान लीजिए नोटबंदी के बाद एक छोटा किराना स्टोर कैश की कमी से बंद हो गया, लेकिन पास का एक बड़ा सुपरमार्केट जो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, उसकी बिक्री बढ़ गई क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट लेता था। अब NSO जब GDP गिनेगा तो वो सुपरमार्केट के बढ़ते हुए सेल्स डेटा को प्रॉक्सी बनाकर ये अनुमान लगा लेगा कि किराना स्टोर का बिजनेस भी बड़ा होगा, जबकि हकीकत में वो बंद हो चुका है। बिल्कुल। नतीजा GDP का ओवर एस्टिमेशन। तो हम एक सिकुड़ते हुए इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ को मापने के लिए एक बढ़ते हुए फॉर्मल सेक्टर के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही पकड़ा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या और भी कोई टेक्निकल इश्यूज हैं? हाँ, 2 और हैं। एक है द डिफ्लेटर इशू। नॉमिनल GDP को रियल GDP में बदलने के लिए एक डिफ्लेटर का इस्तेमाल होता है। भारत इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें सर्विसेज शामिल नहीं होती। हाल के दिनों में WPI इन्फ्लेशन बहुत कम रहा है, जिससे हमारी रियल GDP ग्रोथ कृत्रिम रूप से ज्यादा दिख सकती है। और तीसरी समस्या? तीसरी समस्या है द बेस ईयर इशू। हमारा मौजूदा बेस ईयर 2011-12 है, जो बहुत पुराना हो चुका है। तब से अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बहुत बदल चुका है, जिसे ये पुराना बेस ईयर कैप्चर नहीं कर पाता। इसी ग्रेड के रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए चिंता की बात है या आम आदमी पर भी असर पड़ेगा? इसके 2 बड़े असर हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस पर। विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा लगाने का फैसला करते हैं तो वो हमारे सरकारी डेटा पर भरोसा करते हैं। अगर डेटा की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठेंगे तो वो यहाँ निवेश करने से कतराएंगे या ज्यादा रिस्क प्रीमियम मांगेंगे, जिससे हमारी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। बिल्कुल। और दूसरा और ज्यादा खतरनाक असर है पॉलिसी एरर्स का। अगर सरकार को लग रहा है कि ग्रोथ 8.2% है तो वो मान सकती है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में वो गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं या फिस्कल सपोर्ट को समय से पहले वापस ले सकती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। हाँ, जमीनी हकीकत ये हो सकती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार है, वो संकट में है और उसे मदद की जरूरत है। गलत डेटा गलत नीतियों को जन्म देता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है स्टैटिस्टिकल सिस्टम में सुधार। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जल्द से जल्द एक नए बेस ईयर पर शिफ्ट करना चाहिए। प्रॉक्सी मेथड से हटकर डायरेक्ट डेटा कलेक्शन पर जोर देना होगा। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज ASUSC जैसे सर्वे को नियमित रूप से करना होगा ताकि इनफॉर्मल सेक्टर की सही तस्वीर मिल सके। बिल्कुल सही। डेटा की विश्वसनीयता किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। चलिए अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और खबर पर चलते हैं, जो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़ी है। हाँ, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। भारत ने अमेरिका को एक रिवाइज्ड फाइनल डील ऑफर की है। अच्छा, और इस डील के केंद्र में क्या है? इस डील के केंद्र में है रूस से खरीदा जाने वाला तेल। रूस का तेल? भारत अमेरिका की ट्रेड डील में रूस कहां से आ गया? यही तो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का संगम है। हुआ ये कि जब से भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए थे, लगभग 25%। ओह, तो अब भारत चाहता है कि अमेरिका ये टैरिफ्स हटाए? हाँ,
और इसके बदले में भारत ने अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दिया है। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से आने वाले अखरोट, बादाम, सेब और हार्ले डेविडसन जैसी लग्जरी मोटरसाइकिल्स पर से टैरिफ्स तुरंत हटा देगा। ये तो वो आइटम्स हैं जिनकी शिकायत अमेरिका सालों से कर रहा था। बिल्कुल। तो भारत एक तरह से कह रहा है कि आप हमारे तेल खरीदने के फैसले का सम्मान करें, हम आपकी पुरानी व्यापारिक शिकायतों को दूर कर देंगे। ये एक डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये भारत की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक मूव है। एक तरफ अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका को खुश रखना और दूसरी तरफ रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को भी बनाए रखना। बिल्कुल, ये भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाता है। भारत किसी के दबाव में आकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही वो ये भी समझता है कि अमेरिकी बाजार उसके निर्यातकों के लिए कितना जरूरी है। हाँ, टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को काफी नुकसान हो रहा था। हाल के आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत ने रूस से तेल का आयात थोड़ा कम किया है। ये भी एक प्रैग्मैटिक कदम हो सकता है, अमेरिका को ये संकेत देने के लिए कि भारत उनकी चिंताओं को समझता है। ये फाइनल ऑफर इस डेडलॉक को तोड़ने की एक कोशिश है। बहुत दिलचस्प। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो भविष्य की दुनिया और उसमें भारत की भूमिका को लेकर एक नया विजन प्रस्तुत करता है। इंडियन ओशन रीजन के लिए भारत की एक नई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। हाँ, ये द हिंदू में आया एक बहुत ही शानदार संपादकीय है। इसका मूल तर्क ये है कि भारत को हिंद महासागर को सिर्फ चीन के साथ जियोपॉलिटिकल राइवलरी के एक अखाड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस रूप में देखना चाहिए? इसके बजाय भारत को इसे सस्टेनेबिलिटी की एक प्रयोगशाला के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की प्रयोगशाला? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हिंद महासागर में सिर्फ नेवल शिप्स और सबमरीन्स की गिनती करने के बजाय हमें इस क्षेत्र को क्लाइमेट चेंज, मरीन पोल्यूशन और ओवरफिशिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए। अच्छा। संपादकीय में एक नारा भी दिया गया है, फ्रॉम द इंडियन ओशन फॉर द वर्ल्ड, और इसके लिए एक इंडियन ओशन ब्लू फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया है। इस स्ट्रैटेजी के कोर पिलर्स क्या हैं? इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है स्टुवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स। भारत को हिंद महासागर को एक ग्लोबल कॉमन यानी एक साझा विरासत के रूप में स्थापित करने के लिए नेतृत्व करना चाहिए। इसका फोकस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल फिशरीज पर होना चाहिए। ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नैरेटिव का एक पॉजिटिव जवाब हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा पिलर है रेजिलियंस। हिंद महासागर का क्षेत्र क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत वल्नरेबल है। सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन जैसी समस्याओं से मालदीव जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अस्तित्व पर ही खतरा है। तो भारत क्या कर सकता है? भारत को एक रीजनल रेजिलियंस एंड ओशन इनोवेशन हब बनाना चाहिए ताकि इन देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की जा सके। और तीसरा पिलर? और तीसरा पिलर है इंक्लूसिव ग्रोथ। ब्लू इकोनॉमी की अपार संभावनाओं का लाभ उठाना। इसमें ग्रीन शिपिंग, ऑफशोर विंड एनर्जी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। और इन सब के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए इंडियन ओशन ब्लू फंड का प्रस्ताव दिया गया है। ये स्ट्रैटेजी भारत के मौजूदा फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन जैसे सागर से कैसे जुड़ती है? ये सागर डॉक्ट्रिन जो 2015 में आया था, को एक कदम आगे ले जाती है। सागर का फोकस ज्यादातर मैरीटाइम सिक्योरिटी पर था। ये नई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी उस सिक्योरिटी डायमेंशन में एक फाइनेंशियल और एक इकोलॉजिकल डायमेंशन जोड़कर उसे और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और व्यावहारिक बनाती है। तो भारत सिर्फ एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही नहीं, बल्कि एक नेट सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइडर भी बनेगा। एग्जैक्टली। वापस ले आया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और कल्चरल विक्ट्री है। इन अवशेषों को हांगकांग में नीलाम किया जाना था, लेकिन भारत सरकार ने समय पर हस्तक्षेप किया और यूनेस्को 1970 कन्वेंशन का हवाला देते हुए इस नीलामी को रुकवाया। यूनेस्को 1970 कन्वेंशन, ये क्या है और भारत का तर्क क्या था? ये कन्वेंशन सांस्कृतिक धरोहरों के अवैध व्यापार को रोकने से जुड़ा है। भारत का तर्क था कि भगवान बुद्ध के सेक्रेड शरीर धातु यानी कॉर्पोरियल रेलिक्स कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है। ये करोड़ों बौद्धों की आस्था का प्रतीक है और इन्हें बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। तो इन अवशेषों को वापस कैसे लाया गया?
एक बहुत ही अनोखे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के जरिए हुआ। गोदरेज ग्रुप ने इन अवशेषों को अक्वायर किया और फिर भारत सरकार को सौंप दिया। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रीलिम्स के लिए पिपरावा रिलिक्स के बारे में क्या जानना जरूरी है? कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला, पिपरावा ये जगह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में है। कई विद्वान इसे ही गौतम बुद्ध की राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु मानते हैं। जी ठीक है। 1898 में एक ब्रिटिश जमींदार W.C. पेपे ने यहाँ एक स्तूप की खुदाई की थी। वहीं से ये रेलिक्वेरी यानी अस्थि मंजूषा मिली थी। और उस पे एक इंस्क्रिप्शन भी था, है ना? हाँ। तीसरा, द इंस्क्रिप्शन। इस मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख था जिसमें लिखा था कि ये शाक्य वंश के भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। ये बुद्ध की हिस्टोरिसिटी का एक बहुत बड़ा पुरातात्विक सबूत माना जाता है। वाओ। और चौथा, सिग्निफिकेंस। ये शारीरिका धातुज हैं, यानी बुद्ध के शरीर के वास्तविक अवशेष। बौद्ध धर्म में इनका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब साइंस एंड टेक की दुनिया में चलते हैं। माइनिंग 4.0 की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाँ, IIT ISM धनबाद, जो भारत का प्रीमियर माइनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां टेक्समैन जियोटेक ड्रिल कोर डिजिटाइजेशन लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। माइनिंग 4.0 और टेक्समैन, ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल हैं, इन्हें आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, माइनिंग 4.0 इंडस्ट्री 4.0 की तरह ही है। इसका मतलब है माइनिंग सेक्टर में लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, जैसे IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेट 5G। इसका मकसद माइनिंग को ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाना है। और टेक्समैन? टेक्समैन का पूरा नाम है टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका काम माइनिंग सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो इस नई लैब में क्या खास है? इस लैब में बॉक्स स्कैन जैसी एडवांस्ड कोर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो ड्रिल कोर्स को डिजिटाइज करती है। जब भी कहीं माइनिंग के लिए एक्सप्लोरेशन होता है तो जमीन से पत्थर के सिलिंड्रिकल सैंपल्स निकाले जाते हैं जिन्हें ड्रिल कोर्स कहते हैं। अच्छा। पारंपरिक तरीके से इनको उसको एनालाइज करने में हफ्तों लग जाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों में उन कोर्स का हाई रेजोल्यूशन डिजिटल इमेज बना देगी और AI का इस्तेमाल करके बता देगी कि उस पत्थर में कौन-कौन से मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में। भारत आज लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। ये नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोडक्शन तक के समय को बहुत कम कर देगी, जिससे भारत इन खनिजों के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। ये आत्मनिर्भर भारत विजन को सपोर्ट करता है। चलिए अब आज के विश्लेषण के आधार पर कुछ और क्विक फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहला, त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हाल ही में बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी हुई थी। ठीक है। दूसरा, कार्तिकेय दीपम। ये तमिलनाडु में मनाए जाने वाला प्रकाश का एक प्राचीन त्योहार है। हाल ही में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर इसे मनाने को लेकर विवाद हुआ था, जो जस्टिस स्वामीनाथन के इम्पीचमेंट मोशन का कारण बना। राइट। तीसरा, प्रियाविहाल मंदिर। ये कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और दिवाली? हाँ। चौथा, दीपावली। भारत के सबसे बड़े त्योहार को हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया। और पांचवा, ग्रामीण डाक सेवक। GDS भारतीय डाक प्रणाली की रीढ़ है। पहला सवाल GS पेपर 2 से। कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलना अक्सर राजनीतिक स्वामित्व में बदलाव का संकेत देता है, लेकिन उनकी प्रभावकारिता संरचनात्मक सुधारों से तय होती है। MGNREGA से पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना में प्रस्तावित परिवर्तन के आलोक में इस पर चर्चा करें।
क्या 125 दिनों का विस्तार और बढ़ी हुई मजदूरी ग्रामीण संकट के मूल कारणों का समाधान करती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो क्रिटिकल एनालिसिस की मांग करता है। इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, इस पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ फैक्ट नहीं लिखना, आपको डिबेट को फ्रेम करना है। आप लिख सकते हैं कि कैसे यह कदम ग्रामीण आय सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ योजना के राजनीतिक रिब्रांडिंग पर भी एक बहस छिड़ता है। और बॉडी में? बॉडी को 3 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में पॉलिटिकल डायमेंशन को एड्रेस करें। महात्मा गांधी से पूज्य बापू में बदलाव के सिंबोलिज्म का विश्लेषण करें। ठीक है। दूसरे हिस्से में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर आएं। यहां आप 125 दिन और 240 रुपए मजदूरी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स का विश्लेषण करें। और तीसरे हिस्से में? तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से में आपको कोर इश्यूज को एड्रेस करना है। यहां आप तर्क देंगे कि ये सुधार स्वागत योग्य हैं, लेकिन ग्रामीण संकट के मूल कारण जैसे डिलेड पेमेंट्स, लो रियल वेजेस और ड्यूरेबल एसेट्स की कमी अभी भी बने हुए हैं। इंप्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स को ठीक किए बिना ये विस्तार अधूरा है। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड व्यू दें। आप कह सकते हैं कि 125 दिन का विस्तार और बढ़ी हुई मजदूरी एक सकारात्मक और जरूरी कदम है, लेकिन योजना की असली सफलता इसके इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स में निहित है। राइट टू वर्क की सच्ची भावना तभी पूरी होगी जब मजदूर को समय पर मजदूरी और मांगने पर काम मिलेगा। बहुत ही क्लियर रूट मैप है। अब दूसरा सवाल, जीएस पेपर 3 से। टुकड़ों के लिए आईएमएफ का सी ग्रेड असंगठित क्षेत्र का अनुमान लगाने में एक संरचनात्मक कमी को उजागर करता है। आर्थिक झटकों के दौरान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक क्षेत्र को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करने के प्रभावों का विश्लेषण करें। ये एक टेक्निकल लेकिन बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में सीधे पॉइंट पर आएं। आईएमएफ की आर्टिकल 4 रिपोर्ट और सी ग्रेड का उल्लेख करें। ठीक है। बॉडी में सबसे पहले प्रॉक्सी मेथड को आसान भाषा में समझाएं। फिर द डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करें कि डीमो, जीएसटी और कोविड जैसे झटकों ने कैसे इनफॉर्मल सेक्टर को ज्यादा प्रभावित किया, जिससे जीडीपी का ओवर एस्टिमेशन हुआ। और फिर इसके इम्प्लीकेशंस? हाँ, इम्प्लीकेशंस बताएं। गलत डेटा से गलत पॉलिसी टारगेटिंग होती है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होता है। कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दें। सांख्यिकीय विश्वसनीयता बहाल करने के लिए तत्काल एक नया बेसिया अपनाने और ASUC जैसी डायरेक्ट डेटा कलेक्शन विधियों की जरूरत पर जोर दें। बहुत बढ़िया। चलिए अब आज के विश्लेषण पर आधारित एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब सोचिएगा, फिर हम सही जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य UGC, AICTE और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC को एक ही नियामक से बदलना है। 2. यह वित्त पोषण कार्यों को नियामक कार्यों से पूरी तरह अलग करने का प्रस्ताव करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। कथन 1 गलत है, क्योंकि मेडिकल, NMC और लीगल BCI शिक्षा को इस नई नियामक के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये UGC और AICTE को तो रिप्लेस करेगा, लेकिन NMC को नहीं। कथन 2 बिल्कुल सही है। यह रेगुलेशन को फंडिंग से अलग करता है, जो इसका एक मुख्य सुधार है। हाल ही में संसद द्वारा पारित स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? ए, मूल्य के अनुसार एड वैलोरियम, बी, उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी, सी, कंपनी का मुनाफा, डी, कंपनी का टर्नओवर। सही जवाब है बी, उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे हमने चर्चा की, पान मसाला और तंबाकू जैसे सेक्टर्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए ये बिल कैपेसिटी बेस्ड सेस लगाता है, जो फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता पर आधारित होता है, न कि घोषित उत्पादन पर। पिपराहवा अवशेष, जिन हाल ही में भारत वापस लाया गया है, किस प्राचीन स्थल से जुड़े हैं? ए, सांची, बी, कपिलवस्तु, सी, कुशीनगर, डी, वैशाली। सही उत्तर है बी, कपिलवस्तु। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपराहवा को विद्वानों द्वारा शाक्य वंश की राजधानी, प्राचीन शहर कपिलवस्तु के रूप में पहचाना जाता है, जहां गौतम बुद्ध का बचपन बीता था। प्रिया विहार मंदिर, जो हाल ही में खबरों में था, किन 2 देशों की सीमा पर स्थित एक विवादित स्थल है? ए, भारत और नेपाल, बी, म्यांमार और थाईलैंड, सी, थाईलैंड और कंबोडिया, डी, वियतनाम और लाओस। सही जवाब है सी, थाईलैंड और कंबोडिया।
ये भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की सीमा पर स्थित है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बावजूद दोनों देशों के बीच एक क्षेत्रीय विवाद का स्रोत रहा है। भारत की ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के संदर्भ में SAGAR का क्या अर्थ है? A. Strategic Action for Growth and Resilience. B. Security and Growth for All in the Region. C. Sustainable Agriculture and Green Area Rejuvenation. D. South Asian Growth and Regional Cooperation. सही उत्तर है बी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। SAGAR का अर्थ है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। यह 2015 में हिंद महासागर के लिए भारत द्वारा प्रतिपादित स्ट्रैटेजिक विजन है और नई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इसी विजन को और व्यापक बनाती है। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए एक नजर डालते हैं आज के की टेकअवेज पर। पहला, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ये MGNREGA का नया रूप है जिसमें 125 दिन की गारंटी और 240 रुपए की न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन इसकी सफलता इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। दूसरा, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की एक बड़ी कोशिश, लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन को बाहर रखने और सेंट्रलाइजेशन की चिंताओं के साथ। तीसरा, जुडिशियल इम्पीचमेंट। आर्टिकल 217 और 124(4) की मुश्किल प्रक्रिया को समझें और जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी की बहस के कोर पॉइंट्स को याद रखें। चौथा, IMF C ग्रेड। भारत की GDP डेटा की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल, जिसके मूल में प्रॉक्सी प्रॉब्लम और पुराना बेस ईयर है। और पांचवा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। हिंद महासागर के लिए भारत का एक नया सकारात्मक विजन, स्टुअर्डशिप, रेजिलियंस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर आधारित, जो सागर डॉक्ट्रिन को एक्सपैंड करता है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।